हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं तुम लोगों को जापान के सम ऑफ द मोस्ट क्रीपीएस्ट अर्बन लेजेंड्स के बारे में बताऊं। देयर आर सम अर्बन लेजेंड्स लाइक कुचिसाकी ओना जिनके ऊपर ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं, तो हम वैसे अर्बन लेजेंड्स की बात आज नहीं करने वाले हैं। इनफैक्ट आज मैं तुम्हें ऐसे अर्बन लेजेंड्स के बारे में बताऊंगा फ्रॉम जापान जिनके बारे में ज्यादा बातें नहीं होती, बट दे आर वन ऑफ द मोस्ट क्रीपीएस्ट अर्बन लेजेंड्स। एंड मुझे पर्सनली जो अर्बन लेजेंड्स सबसे ज्यादा क्रीपी, वियर्ड या फिर डरावनी लगी उनके बारे में आज बात करेंगे। सो और ज़्यादा देर नहीं करते एंड लेट्स गो टुवर्ड्स द फर्स्ट अर्बन लेजेंड। नंबर 1, यामाउबा। यामाउबा को जापान के लोग द वाइट विच कह के भी बुलाते हैं। यामाउबा की कहानी काफ़ी ज़्यादा डरावनी है। माना जाता है कि जापान के जितने भी माउंटेन एरियाज़ के बड़े बड़े पहाड़ हैं और उन पहाड़ों पे जितने भी माउंटेन रोड्स हैं, यूजुअली यामाउबा उन्हीं रोड्स पे भटकती रहती है। ट्रैवलर्स जब भी ट्रैवल करके और माउंटेन ट्रैकिंग करने के लिए उन एरियाज़ में जाते हैं, उनके सामने यामाउबा एक ओल्ड लेडी के फॉर्म में आके हेल्प ऑफर करती है। यूजुअली ट्रैवलर्स काफ़ी ज़्यादा टायर्ड होते हैं अपने ट्रैकिंग से और पूरे ट्रैवल जर्नी से, तो वो यामाउबा की हेल्प ले लेते हैं। और जो भी ट्रैवलर्स यामाउबा की हेल्प ले लेते हैं उनको यामाउबा अपने साथ अपने हट में ले जाती है। अपने हट में लेने के बाद यामाउबा उनके साथ काफ़ी अच्छी बिहेव करती है, पूरा दिन उनको खाना पानी देती है एंड उनका ख्याल रखती है। बट एक्चुअली चीज़ें रात के टाइम पे डरावनी हो जाती है। शाम का टाइम होने के बाद ही यूजुअली ट्रैवलर्स को वो सोने के लिए एक रेस्ट रूम दे देती है जहाँ पे ट्रैवलर्स सोने के लिए चले जाते हैं। एंड जैसे ही धीरे धीरे रात होती है तब यामाउबा अपने उस ओल्ड वुमेन के फॉर्म को छोड़ के अपने असली फॉर्म में आती है, ए वेरी अगली डेमोनिक विच। यूजुअली ट्रैवलर्स का यामाउबा के उस हट से एस्केप कर पाना नामुमकिन है। यामाउबा अपने ब्लैक मैजिक के कुछ बहुत ही डार्क स्पेल्स का यूज़ करके उनको ट्रैप कर देती है, जिस वजह से वो ट्रैवलर्स वहाँ से बच के भाग नहीं पाते। जितने भी ट्रैवलर्स यामाउबा के इस ट्रैप में फंस जाते हैं, यामाउबा उन सभी को जिंदा खा जाती है। यस, शी ईट्स देम अलाइव। कहानी के हिसाब से बहुत ही कम, रेयरली ऐसे बहुत कम लोग हैं जो यामाउबा के इस ट्रैप से बड़ी मुश्किल से बच के आए हैं। एंड यही लोग वो हैं जिन्होंने यामाउबा की इस कहानी को और इस अर्बन लेजेंड को पूरी दुनिया तक पहुंचाया है। नंबर 2, हाचिसाकुसामा। हाचिसाकुसामा विच ऑल्सो मीन्स 8 feet टॉल। ये अर्बन लेजेंड एक एक्सट्रीमली टॉल वुमेन के बारे में है। माना जाता है कि ये औरत ऑलमोस्ट 8 फीट लंबी है, विच इज़ ऑलरेडी वेरी अनयूजुअल एंड अननर्विंग। हाचिसाकुसामा एक काफ़ी लंबा समर वाइट ड्रेस पहनती है एंड अपने सर पे एक वाइट हैट पहनती है। माना जाता है कि जापान के जितने भी छोटे छोटे गाँव हैं उन्हीं कंट्री साइड के विलेजेस में हाचिसाकुसामा रोम करती है, वहाँ भटकती है। एंड अगर उसे गांव में कोई भी छोटा बच्चा अकेले मिल जाता है तो हाचिसाकुसामा उस छोटे बच्चे को एब्डक्ट कर देती है एंड अपने साथ ले जाती है। जब भी हाचिसाकुसामा जापान के इन विलेजेस में भटकती रहती है तो अपने साथ साथ एक मैस्कुलिन वॉइस में कुछ ऐसी आवाज़ें निकालती है। भटकते भटकते अगर उसे अपने आसपास कोई भी छोटा बच्चा अकेले दिख जाए, कोई ऐसा बच्चा जो अपने पेरेंट्स के आसपास नहीं है और बिल्कुल अकेला हो, वो उसके पास जाके ऐसा बिहेव करती है एज इफ वो उसकी कोई दूर की रिलेटिव है और अपने बातों में मैनिपुलेट करके उस बच्चे को वो उठा के ले जाती है। अगर हाचिसाकुसामा की नज़र किसी बच्चे पे पड़ जाती है और वो उस बच्चे को देख लेती है तो उस बच्चे का बच पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हाचिसाकुसामा तब तक हार नहीं मानेगी जब तक वो उस बच्चे के सोल को अपने साथ नहीं ले जाती। और जब ये अर्बन लेजेंड जापान में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था तो ऑफ कोर्स जापान के लोगों के बीच काफ़ी डर बढ़ गया था एंड उन्होंने अपने छोटे बच्चों को अकेले बाहर छोड़ना बंद कर दिया था। जस्ट इमेजिन कि एक छोटा सा बच्चा अकेले खेल रहा है एंड उसके तरफ एक 8 फीट लंबी औरत अप्रोच कर रही है, वेरी क्रीपी लुकिंग। तो वो पूरा सिनेरियो कितना ज़्यादा क्रीपी होगा।
नंबर 3, होने होना। होने होना की जो कहानी है वो एग्जैक्टली डरावनी तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत डिस्टर्बिंग है। होने होना इज एक्चुअली द स्पिरिट ऑफ डेड वुमेन। माना जाता है कि अगर किसी औरत की काफ़ी ट्रैजिक वे में डेथ हो जाती है तो उसकी स्पिरिट होने होना के फॉर्म में वापस आती है। वो स्पिरिट वापस आके अपने पार्टनर के साथ, यानी कि उसके साथ जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे जब वो अलाइव थे, उसके साथ रहने के लिए होने होना के फॉर्म में वापस आ जाते हैं। इस अर्बन लेजेंड की एक डिस्टर्बिंग चीज़ ये है कि जब एक औरत मरने के बाद होने होना के फॉर्म में अपने लाइफ पार्टनर के पास आती है तो उसके लाइफ पार्टनर को पता ही नहीं चलता कि वो एक डेड बॉडी है, वो एक डेड स्पिरिट है। उसे ऐसा लगता है कि वो एक अलाइव ह्यूमन है एंड उसके साथ वो नॉर्मली रहना चाहता है, बट एक्चुअल में वो एक डेड स्पिरिट होती है। इवन जो होने होना होती है उसे खुद नहीं पता होता कि वो मर चुकी है एंड वो उसकी डेड स्पिरिट है। उसे भी ऐसा लगता है कि वो नॉर्मल लाइफ जी रही है एंड वो जिंदा है, बट बाकी जितने भी लोग हैं उस लाइफ पार्टनर के अलावा वो लोग होने होना को काफ़ी क्लियरली देख सकते हैं और यहाँ पे चीज़ें काफ़ी डरावनी हो जाती है। एंड शी इज़ नॉट ए ह्यूमन, वो कोई नॉर्मल इंसान जैसी नहीं दिखती, बट एक्चुअली शी इज़ ए रॉटिंग, बैड स्मेलिंग, डेड स्केलेटन, डेड बॉडी। एंड इमेजिन करो अगर तुम अपने सामने एक डेड बॉडी को चलते फिरते देखते हो, दैट्स वॉट ए होने होना इज। माना जाता है कि अगर होने होना को अपने लाइफ पार्टनर के साथ रहते हुए देखा गया एंड देखने के बाद भी उसे रोका नहीं गया तो वो जो लाइफ पार्टनर है उसकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती जाएगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा बीमार पड़ता जाएगा, उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ती जाएगी, काफ़ी ख़राब हो जाएगी। एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि जो होने होना है वो जाने अनजाने अपने ही लाइफ पार्टनर के सोल को अपने साथ लेती जा रही है, धीरे धीरे उसको मारती जा रही है। एंड अगर रोका नहीं गया तो वो उसके लाइफ को कम्प्लीटली ले लेगी एंड उस लाइफ पार्टनर की भी डेथ हो जाएगी। अगर तुम्हें उस आदमी को होने होना से बचाना है और होने होना उसे लेने आई है तो यूजुअली उस आदमी के रूम के चारों तरफ काफ़ी पावरफुल स्पेल्स को लिखा जाता है जो कि होने होना को रोकेगा। एंड इवन उस आदमी को इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया जाता है, उसे इमोशनली अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि वो होने होना को मना कर सके एंड रोक सके। बट कई बार जो आदमी अपने प्यार में काफ़ी ज़्यादा अंधे होते हैं वो लोग होने होना के बारे में पता लगाने के बाद भी उनको अलाउ करते हैं अपने साथ रहने के लिए, जिसके बाद धीरे धीरे उनकी मौत हो जाती है एंड वो अपने लव के लिए अपने लाइफ को सैक्रिफाइस कर देते हैं। एंड दिस इज़ वाई होने होना एंड इसकी पूरी स्टोरी मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगी। नंबर 4, ओकीकू डॉल। दिस अर्बन लेजेंड इज अराउंड ए डॉल नेम्ड ओकीकू डॉल। इस डॉल का नाम ओकीकू क्यों है और इसकी क्या कहानी है ये भी तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगी। 1918 में अकीची सुजुकी नाम के एक 17 साल के लड़के को ये डॉल एक स्टोर में काफी ज्यादा पसंद आता है तो वो अपने लिए इस डॉल को खरीद लेता है। कई दिनों तक इस डॉल के साथ खेलने के बाद शायद वो इस डॉल से बोर हो जाता है एंड इसीलिए अकीची अपने इस डॉल को अपनी छोटी बहन को दे देता है जिसका नाम था ओकीकू। ओकीकू उस समय 2 साल की थी। अपने भाई से मिला हुआ ये गिफ्ट ओकीकू को काफी ज्यादा पसंद था। वो इस डॉल को अपने पास ही रखती थी, इसके साथ दिन और रात खेलती रहती थी। खाते वक्त ये डॉल उसके साथ होता था, सोते वक्त ये डॉल उसके साथ होता था एंड वो इस डॉल से काफी ज्यादा प्यार करती थी। ओकीकू को ये डॉल बहुत ज्यादा पसंद था। इन द फॉलोइंग ईयर ए वेरी सैड इंसिडेंट हैपेंस। ओकीकू की एक बीमारी के वजह से एक काफी ट्रैजिक डेथ हो जाती है। ओकीकू के डेथ के बाद उनकी फैमिली कंप्लीटली टूट जाती है, लेकिन ओकीकू के जाने के बाद उनके पास उसका वो डॉल होता है जिससे ओकीकू सबसे ज्यादा प्यार करती थी। इसीलिए ओकीकू को रेस्पेक्ट दिखाते हुए एंड आउट ऑफ रिमेम्बरेंस वो उस डॉल को अपने ऑल्टर रूम में रख देते हैं अपने भगवान के साथ एंड वहां पे रोज उस डॉल को प्रे करते हैं एंड उसको रेस्पेक्ट देते हैं। एंड इवन ओकीकू को याद करते हुए वो उस डॉल का भी नाम ओकीकू डॉल रख देते हैं। अब तक ये कहानी काफी सैड थी बट आगे ये कहानी धीरे धीरे काफी स्ट्रेंज हो जाती है। फैमिली वाले नोटिस करते हैं कि जो ओकीकू डॉल उन्होंने अपने ऑल्टर रूम में रखा हुआ था उसका जो हेयर है वो अपने आप ग्रो करने लगा। उसका हेयर अपने आप नॉर्मल ह्यूमन जैसा ग्रो करने लगा एंड लंबा होने लगा, विच वॉज वेरी अनयूजुअल। वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, इट्स ए नॉन लिविंग थिंग, इट्स ए डॉल। तो उसका हेयर अपने आप कैसे ग्रो कर सकता है? ये चीज उनके फैमिली वालों को काफी शॉक कर देती है एंड धीरे धीरे उस डॉल के आसपास रहने के बाद उन्हें ऐसा फील होता है कि शायद ओकीकू की स्पिरिट ने उस डॉल को पोजेस कर दिया है। 1928 में सुजुकी परिवार उस टाउन को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि वो अपने डॉल को भी उस टाउन से बाहर कहीं लेके जाए, इसीलिए
उनके आसपास के मैनेजी टेम्पल में वो उस डॉल को दे देते हैं। एंड शायद तुम बिलीव करो या ना करो, बट आज के टाइम पे भी वो ओकीकू डॉल वहीं पर है एंड आज भी उस डॉल की हेयर वैसे ही ग्रो करती है। बीच में कुछ लोग की टीम बनी थी जो उस डॉल के बारे में रिसर्च करने के लिए वहां पे गई हुई थी, थोड़ी सी साइंटिफिक वे से वो लोग अप्रोच कर रहे थे। उनको ये आउटकम तो मिल गया कि हाँ उस डॉल से बाल ग्रो हो रहे हैं एंड वो रियल ह्यूमन के बाल हैं, वो एक छोटे लड़की के बाल हैं जो वहां से ग्रो हो रहे हैं। बट उन्हें एग्जैक्ट रीजन पता ही नहीं चला कि आखिर वो बाल कैसे ग्रो हो रहे हैं एंड एक नॉन लिविंग थिंग कैसे बाल ग्रो कर पा रहा है। So this is a very strange mystery, very unsolved mystery around ओकीकू डॉल एंड जापान के लोगों का तो यही मानना है कि जो ओकीकू की स्पिरिट थी वो आज भी उस डॉल के अंदर है। नंबर 5, सुकीमा ओना। सुकीमा ओना को लोग गर्ल फ्रॉम द गैप भी कहते हैं। ये वाली अर्बन लेजेंड तुम्हें ओवरथिंक करने के लिए मजबूर कर देगी एंड अगर तुम इस बारे में ओवरथिंक करोगे तो तुम्हें अपने रूम में अकेले रहते वक्त थोड़ा बहुत डर लगेगा। एक्चुअली सुकीमा ओना इज ए वेरी डेडली स्पिरिट ऑफ ए गर्ल, इट्स ए इविल स्पिरिट एंड माना जाता है कि घर में जितने भी क्रैक्स होते हैं एंड गैप्स होते हैं उन क्रैक्स और गैप्स के अंदर ये स्पिरिट रहती है। अगर वो कोई डोर का क्रैक है, कोई फर्नीचर या फिर कोई वॉल का छोटा सा क्रैक भी हो तो वैसे क्रैक और गैप्स के अंदर ये स्पिरिट रहती है। अगर गलती से भी किसी इंसान का आई कॉन्टैक्ट सुकीमा ओना के साथ हो जाता है तो सबसे पहले उसके सामने कर एक सवाल पूछती है कि क्या उसे उसके साथ हाइड एंड सीक खेलना है। अगर वो इंसान वहां पे हाँ बोलता है या ना बोलता है या फिर किसी तरह का इंटरैक्शन करने की कोशिश भी करता है या फिर इन सब के अलावा वो जस्ट उसको स्टेयर करके देखता है बिना कुछ किए, वो चाहे इनमें से कुछ भी करे, सुकीमा ओना उस इंसान को अपने साथ ड्रैग करते हुए उस गैप के थ्रू सीधा हेल को ले जाती है। एंड माना जाता है कि सुकीमा ओना का डर इतना ज्यादा है जापान में कि वहाँ पे नॉर्मल वुडन डोर्स को यूज नहीं करते लोग एंड स्लाइडिंग डोर्स को यूज करते हैं। मैंने ये वाली चीज इंटरनेट पे पढ़ी थी, मुझे नहीं पता ये कितना सच है एंड क्या यही रीजन है कि वहाँ पे स्लाइडिंग डोर्स यूज किया जाता है। उनके कल्चर का भी पार्ट हो सकता है, बट दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस जो मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा।